हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। तो बताइए आपकी 10th बोर्ड की एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह से चल रही है। आप सभी लोग प्री बोर्ड्स दे रहे हैं। किसी स्कूल में फर्स्ट प्री बोर्ड चल रहे हैं, कहीं पर सेकंड प्री बोर्ड्स होने वाले हैं और ये सारी तैयारियां हैं आपके 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को बोर्ड्स में आने वाले जो MCQs टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनकी तैयारी मैं आपको करवा सकूं। तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको पता चल जाएंगे कि कौन से हैं। इसको देखकर समझकर आप अपनी खुद की ये पहचान कर सकते हैं कि आपको कितना अभी तक आता है और साथ ही अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए और जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको याद करने की कोशिश करिए और जो चीज़ें आपको आती हैं वो तो आपकी तैयार ही होंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिएगा। SST में आने वाले ये जो MCQs होते हैं ये फुल मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने गलत किए तो आपका मार्क्स 0 हो जाता है और अगर आप सही करते हैं तो उसमें किसी भी तरह के मार्क्स की माइनस मार्किंग नहीं होती है, फुल मार्क्स मिलते हैं। इसलिए ये MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो 10th का एग्जाम दे रहे हैं बच्चे उन्हें पता है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग 6 क्वेश्चन A सेक्शन में और 6 क्वेश्चन B सेक्शन में, यानी कि टोटल 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल सही करना होता है और आपके 12 में 12 मार्क्स पूरे क्लियर आएंगे। तो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने MCQs का पेपर और उसमें आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखिए। लाइक कीजिए, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन और भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और इसके अलावा मेरे आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स तक मैं आपको इसी तरह से वीडियोस देकर आपकी प्रिपरेशन को फुल एंड फाइनल रूप देती रहूँगी। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग करेंगे हिस्ट्री से, जो कि फर्स्ट सेक्शन में आती है। A सेक्शन में हिस्ट्री और सिविक्स। तो इसमें हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियनिक कोड इज यूजुअली नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन इज द सिविल कोड ऑफ 1805, द सिविल कोड ऑफ 1806, थर्ड ऑप्शन इज द Civil Code of 1804 and fourth option is the Napoleonic Code of 1807. So the right answer is the Civil Code of 1804. Next question, the first clear expression of nationalism came with. जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का वो कहाँ से आया था, किस रेवोल्यूशन से आया था? The first option is the American Revolution, second option is the French Revolution, third option the Russian Revolution, and fourth option the Industrial Revolution. And the right answer is the French Revolution. Next question, who was Frederick Soryu? ये फेडरिक सोरियू के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप झट से आंसर सही बता लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द फ्रेंच फिलोसफर, सेकेंड ऑप्शन द फ्रेंच आर्टिस्ट, थर्ड ऑप्शन अ फ्रेंच पॉलिटिशियन, एंड फोर्थ ऑप्शन अ फ्रेंच रिवोल्यूशनरी। द राइट आंसर इज द फ्रेंच आर्टिस्ट। यस, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें एक नेशनलिज्म की भावना, एक फ्रीडम की भावना दिखाई गई थी कि फ्रीडम से पहले और फ्रीडम के बाद कैसा लगता है, कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, उस चीज़ को इन्होंने दर्शाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स? फर्स्ट ऑप्शन अ फिलॉसफी, सेकेंड ऑप्शन अ थ्योरी, थर्ड ऑप्शन a monarchical government, and fourth option a painting. The right answer is monarchical government. Absolutist means जो होता है एक तरह की monarchical government को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, politically what did liberalism stood for? First option, the concept of government by consent. Second option, a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory. Third option, a government formed by nobles, people. And fourth option, freedom of market. So the answer is the concept of government by consent. ये देखिए, ये मैं आप लोगों को फेडरिक सोरियो के द्वारा बनाई गई जो पेंटिंग है उसको दिखा रही हूँ कि इसमें किस तरह से लोगों की बहुत भारी भीड़ दिखाई दे रही है जो बहुत दूर से चली आ रही है, और वहाँ से चलते चलते इतनी बड़ी मात्रा में लोग जो हैं वो हाथों में फ्लैग्स लिए हैं, और उनकी स्थितियाँ कैसी दिख रही हैं। बीच में आपको एक ये मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि ये दर्शा रही है कि वो बेड़ियों में जकड़ी हुई है और हाथ में मशाल लिए हुए है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। और फिर उस मूर्ति को पार करके लोग आगे चले जा रहे हैं और सभी खुश हैं। जो पीछे लोग हैं वो दुखी लाचार से नज़र आ रहे हैं, और जो आगे जा रहे हैं लोग वो खुश होते हुए आगे चले जा रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि लोग जो हैं मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म करके एक नेशनलिज्म की भावना के साथ अपने नेशन को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को जीने के लिए जा रहे हैं। और देखिए, ये उसी पेंटिंग का दूसरा पार्ट कि जिसमें ऊपर की तरफ आपको बहुत से लोग दिखाई दे रहे होंगे, फरिश्ते और सब बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। तो मतलब ये पूरी पेंटिंग एक तरह से ऐसी पेंटिंग है जो उस टाइम पीरियड के सभी लोगों के मन में कैसी भावनाएं जगनी चाहिए या कैसी भावनाएं चल रही थी, उन सब चीज़ों को ये दर्शा रही है। ये पेंटिंग बहुत ही इम्प्रेसिव पेंटिंग के रूप में सामने आई, इसीलिए इस पेंटिंग को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि इसको देखकर लोगों के मन में नेशनलिज्म का जो फीलिंग थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, और सबने देखा कि किस तरह से एक साथ सभी लोग जो हैं मिलकर अगर यूनिटी के साथ वर्क करें तो शायद उन्हें फ्रीडम आसानी से मिल सके और वो इस फ्रीडम को एंजॉय कर सकें, ना कि मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्शंस में रह सके। तो मैंने इस तरह से आप लोगों को ये फेडरिक सोरियो के द्वारा जो 1848 में उन्होंने बनाई थी वो पिक्चर आपको दिखाई। ये इसलिए दिखाई मैंने क्योंकि केवल पेंटिंग क्या है आपकी बुक्स में बनी होगी, लेकिन आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया होगा कि कौन सी पिक्चर बनी हुई है। लेकिन ये इसमें देखकर आप लोग इस पेंटिंग की फीलिंग को अच्छे से समझ सकते हैं कि इस पेंटिंग के द्वारा क्या फीलिंग इम्प्रेस की जा रही थी लोगों के माइंड में, लोगों के दिलों में, और किस तरह से इससे लोग इम्प्रेस हुए। और जैसे इस भीड़ में लोग एक साथ नज़र आ रहे हैं फ्लैग्स लिए हुए, उस तरह से लोग सच में एक दूसरे के साथ आ पाए। ये देखिए, जैसे कि यूरोप में पेंटिंग्स या और तरीक़ों के द्वारा लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स को जगाया गया, उसी तरह से भारत माता की ये तस्वीर जो अबिंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाई थी वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप जो लेफ़्ट में देख रहे हैं फ़ोटो वो अबिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी, और ये स्टार्टिंग में ऐसी फिगर बनाई गई थी जिसको देखकर आपको लग रहा होगा कि हाँ कोई आइडियल वुमेन है। इस तरह से भारत को एक इनके रूप में जाना पहचाना गया, और फिर
उनका एक नया रूप, जो कि आप राइट साइड में देख रहे होंगे कि अशोक चक्र है, लॉयन है, इंडिया का मैप है पूरा पीछे, और फिर आगे भारत माता की तस्वीर जो है वो इंडियन फ्लैग के साथ नज़र आ रही है। तो ये जो पेंटिंग्स होती हैं ये लोगों के मनों में नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाती हैं। इसलिए जो हमारे उस टाइम के आर्टिस्ट थे, चाहे वो यूरोप में हो चाहे इंडिया में हो, उन्होंने इन पेंटिंग्स को इसी लिए बनाया ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया जा सके। जब इंडिया में इंडिपेंडेंट की प्रोसेस चल रही थी, मूवमेंट्स चल रहे थे, तो इन पेंटिंग्स ने लोगों के मनों में उस फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया। उसी तरह से यूरोप में भी जो फ्रेडरिक सोरियू ने पेंटिंग बनाई, उसने लोगों के अंदर उसी उत्साह को भरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द political and constitutional changes brought about by the French Revolution were: first option, it ended the absolute monarchy. Second, it transferred power to a body of the French citizen. Third option, it proclaimed that henceforth people would constitute the nation and shape its destiny. And last option is all of above. The right answer is all of above because ये सारे ही ऑप्शंस सही हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की पूरी तरह से एंड हो गई थी। पावर्स फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में चली गई थी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते थे और एक तरह से नेशन ने शेप लेना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ला पैट्री मीन? फर्स्ट ऑप्शन, द सिटीजन। सेकेंड ऑप्शन, द मदरलैंड। थर्ड ऑप्शन, द फादरलैंड। एंड लास्ट इज द कंट्री। एंड द राइट आंसर इज द फादरलैंड। नेक्स्ट, who hosted the Treaty of Vienna? First option, a Frederick Sorio. Second option, Victor Emmanuel. Third option, Duke Metternich. And last is Giuseppe Garibaldi. And the right answer is Duke Metternich. Next, who captured the power of Europe after Napoleon's defeat? First option, fascist. Second option, conservatives. Third option, communist. And last is none of the above. And the right answer is conservatives. Next question, which one of the following was not the feature of Napoleonic Code? First option, equality before law. Second option, universal adult franchise. Third option, right to property. And last is privileges based on birth. And the right answer is privileges based on birth. Next, what was the cause for business classes to participate in civil disobedience movement? First option, protection against import of foreign goods. Second, to buy foreign goods without any restrictions. Third option, to sell Indian goods without any restriction. And last is to export goods. And the right answer is protection against import of foreign goods. Next, which one of the following leaders headed Awadh Kisan Sabha in October 1920? First option, Jawaharlal Nehru. Second option, Mahatma Gandhi. Third option, Subhash Chandra Bose. And last is Motilal Nehru.
and the right answer is Jawaharlal Nehru. Next, what was the main reason behind the start of the non-corporation movement? First option, to fulfill the demand for Swaraj. Second option, to oppose the arrival of Prince of Wales. Third option, to surrender the titles vested by British. And last is to boycott the civil services, army, police, court and legislative councils. And the right answer is to fulfill the demand for Swaraj. Next, when did Gandhiji initiated a movement in Champaran in Bihar against the oppressive indigo plantation system? First option 1916, second option 1920, third option 1925 and last is 1918. And the right answer is 1916. ये फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह था जो गांधी जी ने इंडिया वापस आने के बाद स्टार्ट किया था। इंडिया वापस वो आए थे 1915 में और उन्होंने फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह किया जिसमें उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनकी हेल्प की थी। नेक्स्ट, व्हाई डिड जनरल डायल open fire at Jallianwala Bagh on 13 April 1919? First option, he wanted to enforce martial law very strictly in Amritsar. Second option, he wanted to create feeling of terror and awe in the minds of satyagrahis. Third option, he wanted to demoralize the local Congress leader. And last is he wanted to gain prominence in the eyes of British government. And the right answer is he wanted to create feeling of terror and awe in the mind of सत्याग्रहीज। उसने ओपन फायर करवा दिया था जलियांवाला बाग में जिससे उसका टेरर बन सके सत्याग्रहीज के मन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मैसेकर के बाद लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना और ज़्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड क्लैश बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर? फर्स्ट ऑप्शन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड क्रिएट डिवीजन इन द सोसाइटी. Second option, separate electorates would slow down the progress of integration in the society. Third option, with separate electorates, Dalits would gain respect in society. And last is, the condition of Dalits would become better. And the right answer is, separate electorates would create division in the society. Next, who led the civil disobedience movement in Peshawar? First option, Abdul Ghaffar Khan. Second option, Maulana Abdul Kalam Azad. Third option, Lala Lajpat Rai. And last is Jawaharlal Nehru. And the right answer is Abdul Ghaffar Khan. अब्दुल गफ़ार खान जो थे उन्होंने पेशावर में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को चलाया था। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस नोबल आनंद मठ? फर्स्ट ऑप्शन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. सेकेंड ऑप्शन, अबीन्द्रनाथ टैगोर. थर्ड ऑप्शन, नतेशा शास्त्री. And last option is Rabindranath Tagore. And the right answer is बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जगह बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा हुआ मिले तो वो गलत नहीं होगा, या चट्टोपाध्याय लिखा हो तो वो भी गलत नहीं होगा। आप दोनों में ही टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट,
When was Gandhi-Irwin Pact signed to suspend the civil disobedience movement? First option 6 April 1931. Second option 31st January 1930. Third option 6 April 1938. And the last option is 5th March 1931. And the right answer is 5th March 1931. Next, in support of which movement the non-corporation movement was started by Mahatma Gandhi? First option Khilafat, second option Swaraj, third option Khilafat and Swaraj, and last is none of the above. And the right answer is Khilafat and Swaraj. Next question. What were the food introduced in Europe after the discovery of America? First option potatoes and soya. Second option groundnuts and maize. Third option tomatoes, chilies and sweet potatoes. And last option is all of above. And the right answer is all of the above, because ये सारे ही जो फूड आइटम्स थे वो डिस्कवर हुए थे अमेरिका की डिस्कवरी के बाद। ये सभी जगह इंट्रोड्यूस होने लगे थे यूरोप में। नेक्स्ट, इन बिटवीन whom the Second World War was fought? First option America and Europe. Second option USA and Japan. Third option the Allies and the Axis powers. And last is none of the above. And the right answer is the Allies and the Axis powers. Next question. What was the problem faced by the European colonies in Asia and Africa after independence? First option, burden of overwhelming poverty and a lack of resources. Second option, overpopulation and illiteracy. Third option, the economic and social handicaps of long period of colonial rule. Last option, dependence on the colonial powers for economic growth. And the right answer is burden of overwhelming poverty and a lack of resources. क्योंकि एशिया और अफ्रीका जब इंडिपेंडेंस हुए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थी वो पोवर्टी और रिसोर्सेज की कमी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप ऑफ 77 और ग्रुप G77? First option, a protest against the Western economic policies. Second option, a group formed by Western nations. Third option, a group formed by developing countries. And the last is all of the above. And the right answer is a group formed by the developing countries. ये ग्रुप इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो डेवलप कर रही थी कंट्रियाँ, जैसे कि कोई कॉलोनी थी किसी अदर कंट्री की, तो वो इंडिपेंडेंट के बाद ग्रो करना चाह रही थी, जैसे एशिया और अफ्रीका है। तो उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को ने एक अपना ग्रुप बना लिया ताकि उन्हें डेवलप करने में आसानी हो सके, क्योंकि अगर वो डेवलप्ड कंट्री के साथ वर्क करती तो वो कभी भी डेवलप्ड नहीं हो पाती। इसलिए उन्होंने एक अपना अलग G77 या ग्रुप ऑफ 77 एक अपना ग्रुप बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर कुड एन इंडियन पीसेंट borrows capital for growing food? First option,
from Indian bankers, traders, and moneylenders who followed European colonies into Africa. Second option, only from bankers. Third option, only from traders and moneylenders. And last is none of the above. And the right answer is from Indian bankers, traders, and the moneylenders who followed European colonials into अफ्रीका। हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के बाद मैं अब आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स और इवेंट्स की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए आपको ये जो डेट्स हैं ये बहुत ही याद रखने की ज़रूरत है। इनसे एमसीक्यूज़ भी आते हैं और इनसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आप इनका यूज़ करके अपने क्वेश्चन के लिए फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके बारे में आप लोगों ने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरा डीपली आपने 9th में पढ़ा है, इसलिए आपको उसकी डेट अच्छे से याद होगी। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ट्रीटी ऑफ वियना जो है वो 4 कंट्रीज़ ने मिलकर जब नेपोलियन को डिफीट किया था तब उन 4 कंट्रीज़ के बीच ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ये 4 मेन कंट्रीज़ थी और उनके बीच ये ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी 1814 और 15 में। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये हुई थी 1832 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि कभी कभी इस ट्रीटी के बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है जैसे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये एमसीक्यूज़ के लिए डेट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसे एक साथ पूछा जा सकता है, इसलिए जब आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी लिख रहे होंगे तो उसमें आपको ये डेट मेंशन करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही इम्प्रेसिव बन जाएगा। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई थी 1861 में और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था 1871 में। नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन हो रहा था उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ गई थी। ये हुआ था 1914 में। नेक्स्ट है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वॉज पास्ड। ये एक्ट जो है 1859 में पास हुआ था। इस एक्ट के थ्रू जिन भी वर्कर्स को प्लांटेशन एरिया में ले जाया जाता था उन्हें कुछ सालों के लिए, जैसे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता था 5 साल 10 साल, उतने टाइम पीरियड तक घर वापस आने नहीं दिया जाता था और बल्कि उस प्लांटेशन एरिया से भी बाहर जाने नहीं दिया जाता था। ये कहलाता था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। नेक्स्ट है महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, काफ़ी बार पूछी जाती है कि महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे और कहाँ से आए थे। अब यहाँ पर मैंने ये मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप याद रखिएगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न होकर वापस आए थे इंडिया 1915 में। नेक्स्ट है चंपारण मूवमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गांधी जी ने इंडिया आने के बाद बहुत से मूवमेंट्स लॉन्च किए, सत्याग्रह चलाया और ये सारे ही सत्याग्रह लाइन से हैं। इनको कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है कि फर्स्ट सत्याग्रह कौन सा था या सेकंड कौन सा था। तो आपको डेट वाइज अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चंपारण मूवमेंट सबसे पहले गांधी जी ने किया था रिटर्न होने के बाद
1916 में। और ये चंपारण मूवमेंट मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो इंडिगो प्लांटेशन वाले लोग थे, प्लांटर्स थे, उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई थी कि वो इंडिगो नहीं उगाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिगो एक ऐसी क्रॉप थी जो ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है मिट्टी की, सॉइल की, वो ख़त्म कर देती है। और इंडिगो एक फूड क्रॉप भी नहीं है, जिसकी वजह से जो वहाँ के फार्मर्स थे वो इसे नहीं उगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह करने की कोशिश की और गांधी जी ने उनका साथ दिया उसमें। और न केवल ऐसा सत्याग्रह जिसमें मारपीट हो, बल्कि शांति अहिंसा के साथ अपनी बात रखने का एक तरीका उन्होंने बताया। नेक्स्ट सत्याग्रह जो किया था वो किया था खेड़ा सत्याग्रह। ये 1917 में हुआ था। थर्ड जो था वो था अहमदाबाद सत्याग्रह। ये हुआ था 1918 में। अहमदाबाद सत्याग्रह में जो हुआ था वो मिल वर्कर्स के लिए किया था गांधी जी ने, क्योंकि वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो उन्हें सही पेमेंट नहीं दे रहे थे। इसलिए उन्होंने 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह किया। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग इंसिडेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंस है, क्योंकि एक इंसिडेंस ही नहीं, एक मैसेकर है। और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। इसके बाद पूरे देश में नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो सभी के मन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जबकि जलियांवाला बाग जो था उसमें जनरल डायर ने ओपन फायरिंग इसलिए कराई थी कि वो टेरर अपना बनाना चाहते थे सत्याग्रही इसके मन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बल्कि उसका बिल्कुल ही अपोजिट हुआ। सभी के मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति जो थी वो द्वेष की भावना आ गई, बहुत ही गुस्सा आ गया कि उन्होंने ओपन फायरिंग करवा दी, जिसमें बच्चे और लेडीज़ सभी मारे गए जो वहाँ पर मेला देखने आए थे। तो इस वजह से ये वाला इंसिडेंस जो है जलियांवाला बाग इंसिडेंस, वो टेरर ना बनकर पूरी देश के लिए एक दुख का कारण बन गया। और इस दुख से निकलने के लिए लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो हमारे लोगों को मार रही है। नेक्स्ट है अवध किसान सभा वॉज फॉर्म्ड। अवध किसान सभा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी 1920 में। नेक्स्ट है नॉन कॉरपोरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। ये दोनों ही मूवमेंट जो हैं वो एक दूसरे से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में जो टू ब्रदर्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली, उनका 1921 में उनका साथ दिया, उनकी हेल्प की महात्मा गांधी ने। और उनकी हेल्प इसलिए की थी ताकि वो लोग यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से जुड़ सके और एक ह्यूज पॉपुलेशन इकट्ठी हो सके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने में। नेक्स्ट है चौरी चौरा इंसिडेंस। चौरी चौरा इंसिडेंस जो है वो हुआ था 1922 में। चौरी चौरा इंसिडेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये गोरखपुर में हुआ था जो कि यूपी में है। और यहाँ पर जो सत्याग्रही थे अहिंसा के साथ अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे गुस्सा होकर उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी। और ये इंसिडेंस एक अहिंसा का इंसिडेंस ना बनकर हिंसक इंसिडेंस के रूप में सामने आया। बहुत से पुलिस वाले मारे गए, जिसकी वजह से आगे चलकर जो गांधी जी थे उन्होंने अपना सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो ड्रॉप कर दिया था, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। साइमन कमीशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि साइमन कमीशन जो था वो एक कमीशन बनाई थी इंग्लैंड गवर्नमेंट ने।
और इस कमीशन को इसलिए बनाया गया था क्योंकि इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। उसको देखते हुए इंग्लैंड पार्लियामेंट ने डिसीज़न लिया कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो इंडिया में आकर उनके लिए रूल्स बनाए। और इनके जो हेड थे उनका नाम था साइमन, इसलिए इस कमीशन का नाम पड़ गया साइमन कमीशन, जो कि 1928 में आया था। इसको इंडिया आने के बाद इसका काफ़ी विरोध किया गया क्योंकि गांधी जी और जितने भी सत्याग्रही थे उन सभी का ये सोच था कि जो भी कमीशन उनके लिए रूल्स बनाने आ रही है उस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं है। अगर इंडियन मेंबर नहीं है तो वो उनके लिए रूल्स या रेगुलेशंस कैसे बना सकता है। इसलिए इस कमीशन को आने के बाद सभी ने एक नारा दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ, और इसका विरोध किया। अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स के पोर्शन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम amended between 1970 and 1993? First option is 2 times, second option is 3 times, third option is 5 times, and fourth option is 4 times. And the right answer is 4 times. Next question, what led to tensions between the Dutch speaking and French speaking communities? First option, both the communities demanded special powers, मतलब दोनों ही communities special powers चाहती थी। The minority French speaking communities was richer and more powerful than the majority Dutch speaking community. Third option, the majority Dutch speaking community was richer and more powerful than the minority French speaking community. And fourth option is both the communities were equal in socio-economic ladder, and this was resented by the French speaking community. The right answer is the minority French speaking community was richer and more powerful than the majority Dutch speaking community. मतलब वहाँ पर जो माइनॉरिटी के फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो रिचर थे और मोर पावरफुल थे, जबकि मेजॉरिटी में जो लोग थे वो डच स्पीकिंग थे और उनकी कम्युनिटी जो थी वो उतनी रिचर और पावरफुल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेड टू नॉन शेयरिंग ऑफ पावर? फर्स्ट ऑप्शन, पीस अमंग ऑल द कम्युनिटीज। सेकेंड ऑप्शन, द tyranny ऑफ द मेजॉरिटी एंड ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी। थर्ड इज negation of the very spirit of democracy, and last option is both B and C. तो यहाँ पर देखिए B और C दोनों ही सही हैं, इसलिए D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not one of the aspect of federal division of powers? First option is sharing of powers among central, provincial and local government, division of power involving higher and lower level of government, the constitution clearly lays down powers of different levels of government
and last option is there is no vertical division of powers. तो यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है सबसे लास्ट, देयर इज नो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स, तो ये राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फेडरल डिवीजन ऑफ पावर? फर्स्ट ऑप्शन इंडिया, सेकंड बेल्जियम, थर्ड श्रीलंका, डी बोथ ए एंड बी. यहाँ पर फेडरल डिवीजन ऑफ पावर जो है वो इंडिया और बेल्जियम में है, सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू विच पावर्स आर शेयर्ड? लेजिस्लेटर, ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. यहाँ पर आंसर होगा ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी मीन्स नौकरशाही, मतलब जो भी अधिकारी लोग होते हैं या जो भी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल वर्क करने वाले लोग होते हैं, वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट में पावर उनके पास नहीं होती, वो केवल जो भी लॉज आते हैं उनको फॉलो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस? फर्स्ट ऑप्शन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेकेंड ऑप्शन फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, थर्ड ऑप्शन सेपरेशन ऑफ पावर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. द राइट आंसर इज horizontal distribution of powers. Next, which form of power sharing is most commonly referred to as federalism? First option horizontal division of power, second vertical division of power, third division of power among various communities, and last is sharing of power among political parties. And the right answer is vertical division of power. Which are the basic objectives of a federal system? First option, to safeguard the and promote unity of the country. Second, to accommodate regional diversities, to share powers among different communities, and last is both A and B. The right answer is both A and B. Next, what are the kind of routes through which federation have been formed? First option, one route involves independent state coming together on their own to form a bigger unit. Second option, the second route is where a large country decide to divide its power between the states and the national government. C, both A and B, and last is none of the above. And the right answer is both A and B, क्योंकि दोनों ही रूट से गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करती है. नेक्स्ट, in which schedule of the Indian Constitution are the 22 scheduled language included? First, 10th schedule, second, 8th schedule, third, 12th schedule, and last is 9th schedule. And the right answer is 12th schedule. Next, which of the following is incorrect regarding a unitary government? First option, there is either only one level of government, government or the subunit are subordinate to the central government. Second option, the central government can pass on order to the provincial government. Third option, the state government is conservable to central government. And last is the power of state government are granted by the Constitution. And the right answer is
The power of state government are guaranteed by the Constitution. Next question, what is true regarding sources of revenue in a federal system? First option, state have no financial powers of independent sources of revenue. Second, states are dependent on revenue or funds on the central government. And third is sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. And the right answer is sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. Next, when was the use of English for official purpose stopped? 1956, 1958, 1960, and last option is 1965. And the right answer is 1965. Next, what is the third tier of government known as? First option, village panchayat. Second option, state government. Third option, local self-government. And last is Jilla Parishad. And the right answer is local self-government. What did Gandhiji mean when he said that religion and politics can never be separated? First option, effect of Hindus on politics is more. Second option, effect of Islam on politics is more. Third option, need more moral values in politics. And fourth option is none of the above. So the right answer is need moral values in politics. Next question, what is the lowest child sex ratio in some places in India? 927, second option 840, third option 820, and last option is 800. So the right answer is 800. Next question, which of these countries has no official state religion? First option, Sri Lanka. Second option, Pakistan. Third option, England. And fourth option, all of the above. Answer is all of the above. Next question, what is the percentage of total strength that the percentage of elected women members in the Lok Sabha has never reached? First option 25%, second option 15%, third option 10%, and last option 5%. And the right answer is 10%. Next question, which great changes caste system in modern India has undergone with? First option fundamental, second option socio-economic, third option cultural, and fourth option is professional. And the right answer is socio-economic. What is leading to the breakdown of caste hierarchy? First option, large scale urbanization. Second option, growth of literacy and education. Third option, occupational mobility. And last option, all of above. अब यहाँ पर देखिए कास्ट हायरार्की, इनमें ये तीनों ही बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ, लिटरेसी और एजुकेशन में ग्रोथ हुई, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ी. तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया वेयर आर द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन? फर्स्ट ऑप्शन लोकसभा,
Second option, state legislative assemblies. Third option, cabinets. And fourth option, Panchayati Raj bodies. And the answer is Panchayati Raj bodies. Next, which of these is true about the most ugly form of communalism? First option, communal violence. Second option, riots. Third option, massacre. And fourth option, all of above. So right answer is all of above. Because अगली जो था फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, उसमें ये तीनों ही बहुत मेन रोल प्ले करते हैं और ये ट्रू है, इसलिए ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय कम्युनल पॉलिटिक्स? फर्स्ट ऑप्शन, पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन पॉलिटिक्स. Second option, when state power is used to establish domination of one religion group over the rest. Third option, communist type of government. And fourth option, all of above. The right answer is when state power is used to establish domination of one religious group over the rest. Next, which of these matters deal with the family laws? First option, marriage and divorce. Second option, adoption. Third option, inheritance. And fourth option, all of above. And the right answer is all of above, because family matters या family laws में ये सारे ही आते हैं, मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन और इनहेरिटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वलिटी शो इन डेमोक्रेसी? फर्स्ट ऑप्शन, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर. सेकेंड ऑप्शन, इनइक्वलिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी. Third option, inequalities do not exist under dictatorship. And fourth option, dictatorship is better than democracy. And the right answer is inequality exists in democracy. Next is, why is there a delay in decision making and implementation in a democracy? First option, the government don't want to take decision. Second option, the government is hesitant in taking decisions. Third option, democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. And last option, a democratic government is not interested in taking quiet decisions. And the right answer is democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. Next, why democracy is a better form of government? First option, it promotes equality among citizens. It enhances the dignity of the individual. Third option, it provides a method to resolve conflicts. And last option, all of above. And the right answer is all of above, because डेमोक्रेसी जो है वो सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी है जो सिटीजन्स में पाई जाती है, सभी इंडिविजुअल्स की डिग्निटी है, और साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेजिम यूजुअली डेवलप्स a procedure to conduct social competition and reduce the possibility of social tension? First option, democratic regime. Second option, dictatorial regime. Third option, non-democratic regime. And fourth option, none of the above. And the right answer is democratic regime.
Next question. Which of the following statement is correct? First option, democracies can fully and permanently resolve conflict among different groups. Second, dictatorship can fully and permanently resolve conflict among different groups. Third option, no regime can fully and permanently resolve conflicts among different groups. And last option, both A and B. And the right answer is no regime can fully and permanently resolve conflicts among different groups. Next question. Why is the cost of time that democracy pays for arriving at a decision worth? First option, decisions are taken following due procedures. Decisions are always in favor of people. Third option, decisions are more likely to be acceptable to the people and more effective. And last option, none of the above. And the right answer is decisions are more likely to be acceptable to the people and more effective. Next, which factor is often missing from a non-democratic government? First option, efficiency. Second option, effectiveness. Third option, transparency. And last option is none of above. And the right answer is ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबसे मेन एलिमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी ही होती है. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट टेक सच डिसीजन दैट आर likely to be more acceptable to the people and more effective? First option, democratic government. Second, non-democratic government. Third, military dictatorship. And last option is theocracy. And the right answer is democratic government. Next, on which of the following practices and institutions can be accountability of government and involvement of people in decision making process in a democracy be measured? First option, regular, free and fair election. Second option, public debates on major policies and legislation. Third option, citizens' right to information about government and its functioning. And last is all of above. And the right answer is all of above, because डेमोक्रेसी में ये सभी चीज़ें होती हैं. फ्री फेयर इलेक्शन होता है, रेगुलर इलेक्शन होते हैं हर टाइम पीरियड के बाद, पब्लिक डिबेट्स भी होती हैं, और सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको भी, उनके लिए भी फंक्शनिंग है. नेक्स्ट. तो इस तरह से स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को आज हिस्ट्री और सिविक्स के पोर्शन से एमसीक्यूज़ बता दिए. इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके और इन इम्पॉर्टेंट डेट्स को याद करके आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 12 आउट ऑफ 12 यानी कि 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं. इन इम्पॉर्टेंट डेट्स के द्वारा आप अपने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वेरी शॉर्ट में भी डेट्स पूछी जाती हैं और एमसीक्यूज़ में भी डेट्स को पूछा जाता है. तो ये डेट्स जो हैं वो आप याद करके अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. और अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आपको ये डेट्स याद रहती हैं, जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, या ट्रीटी ऑफ वियना, डांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट्स, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, ये सारे ही इंसिडेंट्स जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं. तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप जब करेंगे तो इन डेट्स को अगर आप लिखेंगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी फुल मार्क्स गेन होंगे.
अब आप लोग अगर मेरे वीडियोस को लाइक कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बताऊंगी उसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो MCQs या इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको क्लियर करूंगी, ताकि आपके सेकंड सेक्शन से भी आपके फुल मार्क्स गेन हो सकें। फर्स्ट सेक्शन आज कंप्लीट हो गया है, सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी MCQs से रिलेटेड और डेट्स और इवेंट्स से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।